हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एस्पिरेंट्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड की क्लासेस की श्रृंखला में अपन ने लास्ट क्लास के अंदर जो लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का 2025 वाला पेपर था उसके सेकंड यूनिट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके बारे में डिस्कस किया था। और उसमें अपन ने देखा था कि उनके अंदर जो है सेकंड यूनिट में आपके लिए कौन से टॉपिक हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो 2025 वाला पेपर है वहाँ पे किस में से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज की इस क्लास के अंदर अपन जो 2025 वाले पेपर के बाद में 2022 वाला पेपर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर जो सेकंड यूनिट है आपकी, जो कि कैटलॉग और आपकी बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड यूनिट होती है, तो उसके अंदर जो है कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 के अंदर। और जो इसके अंदर आप देखोगे सेकंड यूनिट में आपके जो टॉपिक्स हैं, जैसे अपन बात करें बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें तो इसमें आईएसबीडी हो गया, मार्क हो गया, ओपेक हो गया, एफआरबीआर हो गया। तो इनमें कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किन में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके अलावा अपन कैटलॉग के बारे में देखेंगे तो कैटलॉग में आपके जैसे अपन कैनन्स के बारे में बात करते हैं या फिर नॉर्मेटिव प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं, या फिर उसके अलावा अपन बात करें जैसे कि आपका सीसीसी हो गया या उसके अलावा आपका एएसीआर2 हो गया। तो इस तरह से जो टॉपिक्स है उनमें से कौन से क्वेश्चन है 2022 में पूछे गए थे और उसके बाद में उनसे रिलेटेड आप देखोगे 2025 में भी उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपके लिए जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अपन एक एक यूनिट है उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में एक एक वीडियोस के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आपकी जो सेकंड यूनिट है उससे रिलेटेड 2022 वाले पेपर हुआ था, तो उसके बारे में अपन आज की क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। उससे पहले आपको ये पता होगा कि अपनी एस्पिरेंट्स एकेडमी के नाम से एक यूट्यूब चैनल भी है और उसके साथ साथ में आप जिस चैनल पे देख रहे हो मोहित शर्मा ऑफिशियल, तो ये आपका यूट्यूब चैनल है। उसके अलावा अपना एक एस्पिरेंट्स एकेडमी नाम से ऐप भी है जिसके अंदर लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड की आपकी क्लासेस भी चलती है और उसके अलावा जो अपन बात करें टेस्ट सीरीज है तो वो भी वहाँ पे चलती है। तो आप चाहो तो वो ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेस के बारे में एक बार मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो ये रैंकर्स बैच नाम से अपना बैच है जिसके अंदर अपन बात करें तो इसके अंदर आपकी जो है एक तो टॉपिक वाइज जितने भी टॉपिक्स हैं, जैसे अपन सिलेबस के अंदर बात करते हैं सेकंड यूनिट, फर्स्ट यूनिट और आपकी थर्ड यूनिट है, फोर्थ यूनिट, यानी कि 4 यूनिट्स है। तो यूनिट वाइज जो अपन टॉपिक वाइज जो है क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं उसके ऊपर, और वो जो क्लासेस हैं वो आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, तो वो आप जल्दी से सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे आपकी सेकंड यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद में थर्ड यूनिट है वो चल रही है। तो अभी अपन ने कॉलम क्लासिफिकेशन है वहाँ तक इसको कंप्लीट कर लिया है, तो आप चाहो तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। उसके साथ में अपन बात करें तो इसके अंदर आपको रिवीजन क्लासेस भी मिलती है, जैसे आपके टॉपिक कंप्लीट होते हैं तो रिवीजन क्लासेस भी मिल रही है। और उसके साथ साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाती है, जैसे टॉपिक वाइज जैसे अपनी क्लास होती है तो उसकी टेस्ट सीरीज भी इसमें प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये आपको अगर ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन कर सकते हो। और ज्वाइन करने के लिए एस्पिरेंट्स एकेडमी का एक मतलब कि आपका ऐप है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हो और क्यूआर कोड को आप स्कैन करोगे तो डायरेक्ट आपके फ़ोन में उसमें आ जाएगा ये। तो आप ऐसे इसको ज्वाइन कर सकते हो चाहो तो। उसके बाद में अपन बात करते हैं, एक एक क्वेश्चन देखते हैं। तो 2022 के क्वेश्चन के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं सेकंड यूनिट के अंदर जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनके बारे में अपन बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं जिसके बारे में आपको दिया हुआ है कि प्रक्रिया जिसके द्वारा एक पुस्तकालय पुनर्प्रक्रिया हेतु जो कार्यशील आपका संग्रह होता है उसकी पहचान कर सकती है। यानी कि ऐसा कौन सा जो आपका प्रिंसिपल है जिसकी हेल्प से जो लाइब्रेरी होता है, तो लाइब्रेरी के अंदर जितने भी जो एक्टिव जो अपन कलेक्शन है, एक्टिव जो बुक्स है, उनके बारे में पता चलता है वो कौन सा प्रिंसिपल है। तो उसके बारे में अपन ने जब क्लासेस के अंदर देखा था तो वहाँ पे अपन ने कैटलॉग से रिलेटेड 4 प्रिंसिपल देखे थे। उनमें से एक आपका प्रिंसिपल होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस है यानी कि परासरण का सिद्धांत इसको कहा जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये क्या काम करता है कि इसके अंदर आप जैसे परासरण का सिद्धांत ये बताता है कि जो लाइब्रेरी के अंदर कौन सा कलेक्शन है या कौन सी बुक्स है जो कि अभी तक एक्टिव है, और उसकी हेल्प से आप जब रीअरेंजमेंट करोगे किसी चीज का तो उसके लिए आपको हेल्प मिलती है। तो इस तरह से जो प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस है इसका सही आंसर है। यानी कि आपसे पूछा जाए कि कार्यशील जो संग्रह है यानी कि जो एक्टिव कलेक्शन है उससे रिलेटेड कौन सा प्रिंसिपल होता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस है वो आपका एक्टिव जो कलेक्शन है उससे रिलेटेड होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये प्रिंसिपल आपको ध्यान में रखना है। चारों प्रिंसिपल में जो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो परासरण का सिद्धांत या फिर ऑस्मोसिस का जो सिद्धांत होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे और कैनन्स के बारे में बात की जा रही है, तो इन कैनन्स को भी ध्यान में रखना है। कैनन ऑफ एसर्टेनिटी के बारे में बात करते हैं, निर्धारितता का जो आपका उपसूत्र है उसके बारे में अपन बात करें तो ये क्या करता है कि ये बताता है कि जो आप कैटलॉग बनाओ तो कैटलॉग में जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होनी चाहिए, कि वो ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि आप उसको दोबारा पता लगा सको कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है। यानी कि जो बुक है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बाहर से इन्फॉर्मेशन है उसको नहीं लेना चाहिए। तो ये बात बताता है कैनन ऑफ एसर्टेनिटी आपका। उसके बाद में अपन बात करें कैनन ऑफ प्रिपोर्टेंस के बारे में, तो ये प्रबलता का उपसूत्र इसको कहा जाता है। और ये जो आपका है शीर्षक से रिलेटेड होता है, यानी कि कौन सा शब्द है उसकी ज़्यादा आपकी जो अपन बात करें प्रबलता है तो उसके अनुसार जो शीर्षक बनाते हैं तो उसी शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उसके बारे में बताता है। और एंट्रीज की जो स्थिति है उसके बारे में बताने का काम करता है। और उसके बाद में अपन प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिएशन के बारे में देखें तो ये जो स्थानीय भिन्नता होती है किसी भी लाइब्रेरी की, आप देखोगे स्थान के अनुसार जो है वहाँ पे भाषा किस भाषा
भाषा का जो बुक्स है वहाँ ज़्यादा होनी चाहिए, या कौन सी चीज़ किस तरह से बनाई जानी चाहिए, तो उसके बारे में बताता है। तो लोकल वेरिएशन का ये प्रिंसिपल है, वो ये बात करता है। तो आपका सही आंसर इसका हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस। फिर अपन सेकंड क्वेश्चन पे चले, तो ये बोलता है आपका कि अज्ञात और संदिग्ध जो लेखत्व होती है, ऐसी पुस्तकें जिनका कोई लेखक नहीं है, जो अज्ञात या फिर संदिग्ध लेखत्व की पुस्तकें हैं, तो उनको क्या कहा जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये सीधा शब्द है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि इसको क्या कहा जाता है। तो एपोक्राइफल जो बुक्स होती है, इसको ये कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो अज्ञात और असंदिग्ध जो लेखक होते हैं, यानी कि ऐसी बुक जिनका कोई लेखक नहीं है, जो अज्ञात लेखक की बुक है, तो उनको क्या कहा जाता है। तो एपोक्राइफल जो बुक होती है, इसको ये कहा जाता है। तो सीधा आपको ये ध्यान में रखना है। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन पे अपन चले, तो थर्ड क्वेश्चन बोलता है आपका, इसके अंदर ये पूछा गया था कि AACR2 जो है, उसके अनुसार अगर बाह्य स्रोत यानी कि बाहर से अगर कोई सूचना ली जा रही है, तो उसको दर्शाने के लिए इसके अंदर कौन से कोष्टक का प्रयोग किया जाता है, या कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। AACR2 के बारे में अपन ने पढ़ा था, तो उसके अंदर अपन ने बात करी थी कि जो AACR2 है वो आपका ISBD है, ISBD जी उस पर आधारित होता है। और ISBD जी के अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर कई जो ऐसे है सिंबल्स है, चिन्ह है, उनका प्रयोग करा जाता है, ताकि जो अपन बता सके कि जो कोई इन्फॉर्मेशन है वो किससे रिलेटेड है। तो उसके अंदर अपन ने एक एक चीज़ें देखी थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी AACR2 या फिर अपन बात करें ISBD जी, उसके अंदर अगर बाह्य स्रोत से कोई सूचना ली जाती है, तो उसको आप बड़े कोष्टक के अंतर्गत रखते हो। तो ये आपको सीधा सीधा भी ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे बार बार पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है या बड़ा कोष्टक होता है, उसके अंदर रखी जाती है अगर कोई इन्फॉर्मेशन बाहर से ली जाती है। तो कैटलॉग के बारे में अपन ने बात करी थी। कैटलॉग बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि कोशिश ऐसी की जाती है कि कैटलॉग के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन ली जाए वो बुक से रिलेटेड ही हो, यानी कि बुक के जो टाइटल पेज या फिर ओवरसीज पेज होता है, जो उसका पीछे वाला टाइटल के पीछे वाला पेज होता है, तो वहां से ही जो है इन्फॉर्मेशन ली जाए। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन बाहर से ली जाती है, तो उसको फिर बड़े कोष्टक है उसके अंतर्गत रखा जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया वो क्वेश्चन। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन के बारे में अपन बात करें, तो इसमें क्या दिया गया है कि निम्नलिखित को उसके घटते हुए कवरेज क्षेत्र है, यानी कि कवरेज या फिर क्षेत्र है, उसके अनुसार क्या करना है, सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये बोला गया है कि जो आप लो के बारे में अपन नॉर्मेटिव प्रिंसिपल में बात करते हैं कैटलॉगिंग से रिलेटेड, तो उसमें आपके तीन तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं। एक आपका आता है लो, दूसरा आता है आपका प्रिंसिपल, और तीसरा आता है वो कैनन आता है। तो इस तरह से ये पूछ रहा है कि इसका जो कवरेज है या फिर क्षेत्र है, उसके अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहला जो है, सबसे ज्यादा कवरेज क्षेत्र लो का होता है, उसके बाद में प्रिंसिपल का होता है, और ये होता है कैनन। तो इस तरह से आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद में अपन बात करें, तो इससे रिलेटेड ही आपका जो 2025 है उसके अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था, और यहाँ से आपके दो क्वेश्चन आए थे। जैसे आप देखोगे इसमें पूछा गया था कि कैनन होता है वो कौन से आपका स्तर होता है, यानी कि जो कौन सा लेवल होता है उससे रिलेटेड होता है। तो ये ध्यान में रखना है, कैनन जो होता है वो आपका प्रथम स्तर या प्रथम लेवल होता है, उससे रिलेटेड होता है। ये फर्स्ट लेवल से रिलेटेड होता है आपका। और फिर अपन बात करें अगर इसके प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल के बारे में पूछा गया था इसी पेपर के अंदर। तो प्रिंसिपल के बारे में अपन बात करें तो ये आपका सेकंड लेवल या फिर उससे नीचे के लेवल होते हैं, उससे रिलेटेड होता है। और लो जो होता है वो मेन सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है कि लो क्या होता है आपका, एक तो मेन सब्जेक्ट से रिलेटेड हो गया, जैसे लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड हो कोई नियम हो गया, तो नॉर्मेटिव प्रिंसिपल हो गया, तो उसको क्या कहा जाएगा, लो कहा जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है उसको लो कहा जाता है। और मेन सब्जेक्ट के अंदर अपन बात करें जब जैसे प्रथम स्तर, यानी कि प्रथम स्तर की जो चीज़ें होती है उससे रिलेटेड क्या होता है, तो कैनन होता है। जैसे अपन बात करें कैटलॉग के बारे में या फिर क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें, तो ये जो होता है उनको कहा जाता है फर्स्ट लेवल, यानी कि जो एक सब्जेक्ट है उसको अपन और पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, तो उसको कहा जाता है फर्स्ट लेवल। तो फर्स्ट लेवल से रिलेटेड जो भी नियम्स होते हैं तो उनको कैनन कहा जाता है। और फर्स्ट के बाद में अपन सेकंड लेवल पे जैसे आते हैं, जैसे अपन बात करें क्लासिफिकेशन के अंदर अपन बात करें प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस हो गया, प्रिंसिपल ऑफ फैसेट सीक्वेंस हो गया, तो ऐसे जो क्लासिफिकेशन है उससे नीचे की जो चीज़ें हैं उसका और पार्ट करते हैं अपन, तो उनको प्रिंसिपल कहा जाता है। तो इस तरह से जो है सेकंड लेवल से रिलेटेड होते हैं वो प्रिंसिपल होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था 2025 के अंदर, दो क्वेश्चन आए थे कैनन और प्रिंसिपल से रिलेटेड। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा डी। तो इसका जो कवरेज क्षेत्र होता है वो ध्यान में रखना है, लो सबसे ज्यादा कवरेज क्षेत्र होता है, उसके बाद प्रिंसिपल होता है, और कैनन फिर सबसे कम कवरेज क्षेत्र का होता है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन के बारे में। तो पांचवें क्वेश्चन पूछ रहा है कैनन ऑफ जो शॉर्ट हेडिंग है वो मतलब किसके बारे में होता है। तो कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग के बारे में अपन ने पढ़ा था, तभी भी बात करी थी कि कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग क्या होता है। बेसिकली जो आपकी हेडिंग होती है, जो शीर्षक होता है उससे रिलेटेड होता है। यानी कि जो शीर्षक जब बनाया जाएगा, किसी भी अपन कैटलॉग का शीर्षक बनाएंगे, तो उसमें क्या ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो शीर्षक बने वो किसी पाठक, जो पढ़ने वाला है, जो रीडर है, उसको ध्यान में रख के बने कि रीडर किस शब्द से जो है कैटलॉग को ढूंढ रहा है या फिर किसी बुक को ढूंढ रहा है। तो उससे रिलेटेड अपन कैटलॉग बनाएंगे किसी बुक से रिलेटेड, तो उसमें उस शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए जो यूजर को सबसे ज्यादा मतलब उपयोग किया
जाए या फिर यूज़र उसको आसानी से ढूंढ सके, तो ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये बोलता है आपका कि शॉर्ट हेडिंग के बारे में। तो यही पूछा जा रहा है कि कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग है वो किसके बारे में बात करता है। तो ये बात करता है आपका उपयोगकर्ता का जो दृष्टिकोण होता है, यानी कि अप्रोचेज ऑफ यूजर्स है, उसके बारे में बात करता है। तो ये सीधा सीधा इसका आंसर ये है, ये आपको ध्यान में रखना है शॉर्ट हेडिंग के बारे में। और शॉर्ट हेडिंग के बारे में अपन ने बात करी थी, तब देखा था कि ये कैनन ऑफ शॉर्ट हेडिंग है उसको 1950 के अंदर चेंज कर दिया गया था। यानी कि पहले जो आपका 6 कैनन आए थे, तो उसके अंदर रिलेवेंट जो कैनन था उसको चेंज करके बाद में शॉर्ट हेडिंग कर दिया गया था। तो ये अपन ने जब क्लासेस थी उनके अंदर भी बात करी थी, और रिवीजन क्लास जो मैंने 2 यूट्यूब पे डाल रखी, तो उनके अंदर भी अपन ने इस बारे में बात करी थी, तो आपने वो देख ली होगी। उसके बाद में अपन अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रविष्टि है जो सीसी के अनुसार जो है वर्णानुक्रमित जो भाग होता है उसके अंतर्गत होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछ रहा है कि अल्फाबेटिकल जो पार्ट है उससे रिलेटेड कौन सी एंट्री होती है। तो इसके अंदर अपन ने बात करी थी जब, तो सीसी के अंदर मैंने आपको बताया था, एक तो आपकी मैन एंट्री होती है जिसके अंदर क्या होता है, बुक से रिलेटेड जो सबसे ज्यादा जानकारी होती है वो मैन एंट्री के अंदर होती है। और उसके अलावा अपन बात करें सीसी के अंदर, यानी कि जो आपका क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है सीसीसी, तो उसके अंदर 4 तरह की और एंट्री बनाई जाती है, जिसमें अपन बात करें सबसे पहले एंट्री होती है आपकी क्लास इंडेक्स एंट्री, दूसरी होती है क्रॉस रेफरेंस एंट्री, और तीसरी होती है वो आपकी बोली जाती है बुक इंडेक्स एंट्री, और चौथी जो एंट्री है वो है क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। तो इस तरह से 4 तरह की एंट्रीज होती है। जो ये 4 एंट्री लिखी हुई है, तो ये 4 तरह की एंट्रीज होती है। और इसके अंदर अपन ने बात करी थी कि जो एंट्रीज होती है उसको 2 पार्ट में बांटा जाता है। एक तो आपकी होती है नंबर एंट्री, जिनको अपन क्लासिफाइड पार्ट भी बोलते हैं, और दूसरी होती है आपकी अल्फाबेटिकल एंट्री। ठीक है, तो ये 2 तरह की आपकी एंट्रीज होती है। तो नंबर एंट्रीज में मैंने आपको बताया था कि एक तो आपकी मेन एंट्री होती है उसको नंबर एंट्री कहा जाता है, और दूसरी आपकी क्रॉस रेफरेंस एंट्री होती है उसको कहा जाता है नंबर एंट्री। अब ये नंबर एंट्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो आप देखोगे लीडिंग पार्ट के अंदर अपन बात करते हैं, तो इसके अंदर जो क्लास नंबर है या कॉल नंबर है उसके अनुसार जो ये एंट्री बनाई जाती है, इसलिए इनको नंबर एंट्री कहा जाता है। और अल्फाबेटिकल एंट्री में अपन बात करें तो अल्फाबेटिकल एंट्री में आपकी एक तो क्लास इंडेक्स एंट्री हो गई, दूसरी अपन देखें तो ये आपकी बुक इंडेक्स एंट्री हो गई, और तीसरी अपन बात करें तो ये क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री होती है। तो ये आपकी क्या होती है, अल्फाबेटिकल एंट्री होती है, क्योंकि इसमें आप देखोगे हेडिंग सेक्शन जो होता है वहाँ पे अपन बात करें तो वहाँ पे जो है प्रयोग किया जाता है किसी शब्दों का, जो वर्ड्स होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनको कहा जाता है अल्फाबेटिकल एंट्री। और दूसरी होती है वो नंबर एंट्री होती है। तो इस तरह से जो इस क्वेश्चन का आंसर है, इसमें पूछा जा रहा है कि सीसी के अनुसार जो अल्फाबेटिकल पार्ट है वो कौन सा नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है जो अल्फाबेटिकल पार्ट है। तो आपको ध्यान में रखना है बुक इंडेक्स एंट्री अल्फाबेटिकल पार्ट में आती है, दूसरी अपन बात करें क्लास इंडेक्स एंट्री वो भी अल्फाबेटिकल पार्ट में आती है, और तीसरी क्रॉस इंडेक्स एंट्री या फिर क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री इसको कहा जाता है, तो वो भी आपकी अल्फाबेटिकल पार्ट में आती है। तो क्रॉस रेफरेंस एंट्री जो है वो आपकी नंबर पार्ट के अंदर आती है। तो इस तरह से जो इसका आंसर है वो ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है कौन सा है जो कि आपका अल्फाबेटिकल पार्ट में नहीं है। तो आपका जो क्रॉस रेफरेंस एंट्री है वो अल्फाबेटिकल पार्ट में नहीं होती, वो आपकी नंबर पार्ट के अंदर होती है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। फिर अपन चलते हैं 7 क्वेश्चन पे। 7 क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है कि इफ्ला जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो इफ्ला का हेडक्वार्टर अपन ने पहले भी बात करी थी, इफ्ला के जब अपन ने क्लासेस के अंदर देखा था, तो इफ्ला का हेडक्वार्टर जो है वो आपका द हैग के अंदर है, जो कि नीदरलैंड के अंदर है। तो इस तरह से जो हेडक्वार्टर्स के बारे में अपन बात करें, जैसे यूनेस्को का हेडक्वार्टर हो गया या फिर इफ्ला का हो गया, और आपके जो अलग अलग जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो अपन बात करते हैं संस्थान है, तो उनके हेडक्वार्टर्स को आपको ध्यान में रखना है। वो हेडक्वार्टर्स में से आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस तरह से आपके जो हेडक्वार्टर है वो आपको ध्यान में रखने। तो इफ्ला का हेडक्वार्टर सीधा सीधा आंसर हो जाएगा इसका द हैग। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसके बाद में अपन चलते हैं 8th क्वेश्चन पे, जो कि आपसे पूछा जा रहा है कि FRBR का जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो FRBR की फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है। FRBR की फुल फॉर्म के साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो इसमें यूजर के लिए जो यूजर सर्च होता है वो किस तरह से करता है, किस चीज को यूजर टास्क बोला जाता है इनको, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। फीसों के रूप में उसको ध्यान में रखा जाता है। तो फीसों के रूप में जैसे फाइंड हो गया, आइडेंटिफाइड हो गया, फिर सेलेक्ट हो गया, फिर ऑब्टेन हो गया। तो इस तरह से 4 शब्दों का प्रयोग किया जाता है यूजर टास्क के अंदर। वो अपन ने क्लास के अंदर अच्छे से बात करी थी। तो FRBR के बारे में आपको ध्यान में रखना है। FRBR से रिलेटेड आगे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें पूछा जा रहा है कि FRBR की फुल फॉर्म क्या है। तो FRBR की फुल फॉर्म आपकी हो जाएगी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है जो कि आपको अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। इसमें एक एक शब्दों के बारे में आप ध्यान रखो, F से क्या होता है, R से क्या होता है, B से क्या होता है, और फिर सेकंड जो R होता है उससे क्या मतलब होता है। तो इस तरह से कई बार ये भी पूछा जाता है कि इसके अंदर जो आपका फर्स्ट R है वो उसका क्या मीन है, सेकंड R है उसका क्या मीन है। तो इस तरह से आपको फुल फॉर्म जो है वो ध्यान में रखनी है। लास्ट पेपर के अंदर अपन बात करें तो फुल फॉर्म्स के अंदर से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसके अंदर अपन देखें तो प्रेसिस की फुल फॉर्म पूछी गई थी, और उसके अलावा अपन बात करें RDA की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो इस तरह से फुल फॉर्म जो होती है इसके अंदर वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस में जैसे कंप्यूटर में फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट होती है, तो उसी तरह से लाइब्रेरी साइंस में भी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। आपकी 15 से 20 फुल फॉर्म है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अपन एक क्लास के अंदर फुल फॉर्म्स की एक क्लास ले लेंगे यूट्यूब पे, तो उसके अंदर आप जो जितनी फुल फॉर्म्स है वो अपन उसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है FRBR की फुल फॉर्म क्या होती है।
उसके बाद में अपन बात करें, 9th क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था, तो इसका सीसी से रिलेटेड ये 9th क्वेश्चन था। तो सीसी से रिलेटेड आप देख सकते हो कि आपके जो है अभी तक मतलब कि 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके अंदर। तो आप अभी ये सेकंड वाला क्वेश्चन देखोगे तो इसमें ये बात की जा रही है, सीसी के अनुसार अपन बात करें तो जो मुख्य प्रविष्टि होती है उसमें जो अपन बात करते हैं सेक्शंस, अलग अलग सेक्शंस होते हैं। जैसे मेन एंट्री होती है उसमें 6 तरह के सेक्शन होते हैं। तो सेक्शंस जो 6 तरह के सेक्शन है उनका क्रम पूछा गया है इसके अंदर। तो ये काफी ज्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन है आपके लिए, तो ये आपको इसका क्रम भी ध्यान रखना है। जैसे अपन बात करें सीसी के अंदर अपन देखते हैं मेन एंट्री के अंदर कौन कौन से क्रम होते हैं। तो मेन एंट्री जब बनाई जाती है तो उसके अंदर सबसे ऊपर जो क्रम होता है वो आपका लीडिंग सेक्शन होता है, यानी कि इसका जो फर्स्ट सेक्शन है वो लीडिंग सेक्शन होता है। दूसरे सेक्शन के बारे में अपन बात करें तो वो आपका हेडिंग सेक्शन होता है। ठीक है, लीडिंग सेक्शन में आपका क्या आता है, तो कॉल नंबर आता है लीडिंग सेक्शन में। और हेडिंग सेक्शन के अंदर अपन बात करें तो इसमें ऑथर का नाम आता है। थर्ड सेक्शन अपन देखें तो ये आपका टाइटल सेक्शन होता है, जिसमें आपका टाइटल के बारे में और इसके बारे में अपन बात करें एडिशन के बारे में और जो पब्लिशर होता है उन सब के बारे में बात की जाती है। और फिर अपन देखें तो इसके अंदर आप देखोगे फोर्थ सेक्शन कौन सा है, तो फोर्थ सेक्शन के अंदर अपन बात करें तो नोट सेक्शन आपका फोर्थ सेक्शन होता है। और फिफ्थ सेक्शन के बारे में अपन बात करें तो एक्सेशन नंबर का जो होता है वो आपका फिफ्थ सेक्शन होता है। और सिक्स सेक्शन होता है आपका ट्रेसिंग से रिलेटेड। तो इसमें 6 सेक्शन होते हैं, इन 6 सेक्शन के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए कि मेन एंट्री में कौन कौन से सेक्शन होते हैं। और ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि सेक्शंस जो हैं अलग 6 उनको मतलब कि ये भी ध्यान होना चाहिए कि इनके अंदर किस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो आती है। जैसे अपन बात करें लीडिंग सेक्शन की, मैंने बताया आपको कॉल नंबर आता है। हेडिंग सेक्शन में ऑथर से रिलेटेड आता है, ऑथर एंट्री को किस तरह से लिखा जाता है, तो ये भी ध्यान होना चाहिए आपको। टाइटल के बारे में अपन बात करें तो टाइटल सेक्शन में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आती है। उसके अलावा नोट सेक्शन होता है तो उसमें कौन कौन से नोट आते हैं, इसमें 6 तरह के नोट होते हैं, तो वो आपको ध्यान होना चाहिए। और इसमें सीरीज नोट जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 6 तरह के नोट्स के बारे में अपन ने बताया है क्लासेस के अंदर, तो ये ध्यान होना चाहिए। उसके अलावा एक्सेशन नंबर जो होता है वो आता है 5वें सेक्शन में। और ट्रेसिंग आता है, तो ट्रेसिंग जो है कार्ड के पीछे की तरफ होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आप जैसे देखोगे AACR2 या फिर CCC के में जो डिफरेंस होता है बेसिकली ट्रेसिंग से रिलेटेड वो ये होता है कि जो आपका AACR2 है उसमें ट्रेसिंग होता है आगे की तरफ, और जो CCC के अंदर अपन बात करें तो ट्रेसिंग को क्या किया जाता है, कार्ड के पीछे की तरफ बनाया जाता है। तो इस तरह से इन दोनों के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। ये अपन ने बात कर ली। और फिर अपन इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से आप देखोगे जो आपका लीडिंग सेक्शन है वो फर्स्ट तो मतलब कि सबसे पहले आता है। तो इसमें क्रम ही आपको देखना है। तो लीडिंग सेक्शन आपका पहला हो गया, तो पहले तो 2 आ गया आपका। उसके बाद में अपन बात करें हेडिंग सेक्शन के बारे में, तो हेडिंग आ गया फिर 1 नंबर। फिर उसके बाद में टाइटल सेक्शन आता है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। और फिर देखें तो ये नोट सेक्शन होता है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो इस तरह से जो आंसर में अपन देखें कि कौन से आंसर के अंदर ये क्रम दिया हुआ है, तो आपका जो डी ऑप्शन है उसके अंदर ये क्रम दिया हुआ है, तो इस तरह से डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो। उसके बाद में अपन बात करते हैं 10वां क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कि यूनिमार्क जो है उसका निर्माण और विकास किसका श्रेय दिया जाता है, यानी कि यूनिमार्क का निर्माण है या डेवलपमेंट है वो किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो इफ्ला है उसके द्वारा ही जो यूनिमार्क है उसका विकास किया गया था। और इफ्ला का मैंने आपको बताया था अभी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है हैग के अंदर, द हैग के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो इस तरह से जो आप देख सकते हो कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको पहले इफ्ला का हेडक्वार्टर पूछा गया और फिर इफ्ला से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह से कई बार जो है रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे पिछले पेपर के अंदर अपन बात करें तो प्रेसिस से रिलेटेड ही 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो प्रेसिस की फुल फॉर्म मतलब दी हुई थी, उसके अंदर प्रेसिस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, तो उसी क्वेश्चन में प्रेसिस की फुल फॉर्म भी दी हुई थी। और आगे आपसे जो एक क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि प्रेसिस के अंदर जो सी होता है उसका क्या मतलब होता है। तो इस तरह से जो आप देखोगे इंडेक्सिंग के बारे में प्रेसिस होता है, वो आपने जब सेकंड यूनिट अगर पढ़ी रखी होगी तो उसको पता होगा इंडेक्सिंग से रिलेटेड जो प्रेसिस के बारे में अपन बात करते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आपको फुल फॉर्म्स ध्यान रखनी है, हेडक्वार्टर्स ध्यान रखने हैं, और ये चीज़ें हैं जो अपन ने अच्छे से डिस्कस करी है सब चीज़ों के बारे में। उसके बाद में अपन बात करें रैंकर्स बैच के बारे में, मैंने आपको बता दिया, अगर आप चाहो तो रैंकर्स बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और रैंकर्स बैच ज्वाइन करने के लिए आपको एस्पिरेंट्स एकेडमी है उसका ऐप है वो डाउनलोड करना है। तो ऐप की लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगी। उसके अलावा आपको यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, तो आई बटन के अंदर ऐप की लिंक भी शो हो रही होगी, तो वहाँ से आप ऐप की लिंक भी देख सकते हो, वहाँ से ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और चाहो तो आप इन क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो ऐप पे जो कोर्स है उसको परचेज करके। उसके बाद में आपका अगर आप कोर्स नहीं लेना चाहते टेस्ट सीरीज का भी ऑप्शन है आपके पास में, तो टेस्ट सीरीज ले सकते हो। इसमें अभी अपन ने यूनिट वाइज जो है टॉपिक वाइज टेस्ट डाल रखे हैं। उसके अलावा जैसे आपका जो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में जो है टेस्ट, जैसे एक एक टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी डालेंगे, और फुल लेंथ टेस्ट भी है वो भी इसमें अपलोड किए जाएंगे। तो यूनिट वाइज टेस्ट हो गया, फुल लेंथ टेस्ट हो गया, तो ये सब चीज़ें हैं वो इसमें अपलोड की जाएगी। तो आप चाहो तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, और ऐप को मतलब कि ऐप पे आप कोर्स लेना चाहो तो कोर्स भी ले सकते हो। और इसके लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि जो टेस्ट सीरीज और आपका कोर्स है
वो आपको जो यहाँ पे पेड कोर्सेज का एक सेक्शन दिखेगा, जैसे आप ऐप डाउनलोड करोगे तो पेड कोर्सेज वाला सेक्शन है, वहाँ पे ही दोनों चीज़ें होती है। तो अगर आप टेस्ट लेना चाहते हो इंडिविजुअल तो टेस्ट ले लो, अगर आप रैंकर्स बैच ज्वाइन करते हो तो उसमें आपको टेस्ट सीरीज साथ में मिलती है, तो आपको अलग से टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है अगर आप रैंकर्स बैच ज्वाइन करते हो। तो इस तरह से तो आपको ध्यान में रखना है, आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो, और आप अगर आपने कहीं से पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप फिर आगे बात करते हैं, फिर इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि अपना 11वां क्वेश्चन है। तो उसके अंदर अपन देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन है आपका कि जो ग्रंथ सूची रिकॉर्ड होते हैं उसके निर्माण के लिए लागू जो मानक है, यानी कि स्टैंडर्ड कौन सा है, यानी कि जो बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड है उसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड जो है वो माना जाता है। तो स्टैंडर्ड के अंदर अपन बात करें तो मार्क जो है, इनमें से जो ऑप्शन है इनमें आप देखोगे तो मार्क आपका जो बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड ये माना जाता है मार्क को, तो इसका सही आंसर मार्क हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में आप देख रहे हो आईएसओ आपको 9000 दिया हुआ है, यानी कि आईएसओ 9000 है वो सही नहीं है आपका, क्योंकि आईएसओ 2709 है वो तो फिर भी आपका जो है बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड माना जाता है, जो कि मार्क आईएसओ 2709 पे आधारित है, तो ऑप्शन में वो है नहीं। ऑप्शन ये जो आपका दिया हुआ है 9000 दिया हुआ है, तो ये गलत है। दूसरा अपन बात करें सी ऑप्शन में जो दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन में आपका दिया हुआ है Z39.93, जबकि आपका अपन देखें तो Z39.50 है, वो आपका क्या होता है, कम्युनिकेशन फॉर्मेट होता है, लेकिन ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो ये इसका ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा, और ऑप्शन में तो वैसे भी गलत ही नंबर दिया हुआ है। तो आपका जो सही आंसर है इसमें मार्क हो जाएगा, क्योंकि मार्क के बारे में अपन ने बात करी थी, तो उसमें देखा था कि मार्क जो है वो आपका एक क्या होता है, बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन का एक स्टैंडर्ड है, तो आपको ध्यान में रखना है। इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था आपका इससे रिलेटेड, आपको ऑप्शन में अपन बात करें मार्क दिया हुआ था, कई और तरह के बिब्लियोग्राफिक स्टैंडर्ड दिए गए थे, और उसी के साथ में एफआरबीआर दिया गया था। तो एफआरबीआर है वो कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, वो क्या होता है आपका एक वैचारिक मॉडल है, यानी कि अपन बात करें तो एक रिलेशनशिप जो मॉड्यूल है वो है आपका एफआरबीआर। तो वो जो अपन ने पिछले जो अपन ने बात करी थी, क्वेश्चंस देखे थे 2025 वाले, तब उसके बारे में बात करी थी, तो वो वाली वीडियो भी आप देख सकते हो। वो भी इस वीडियो मतलब कि आई बटन में दी हुई है, तो वहाँ से आप चाहो तो यहाँ से आ भी रहा होगा, तो वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हो, तो उसमें पता लगेगा आपको 2025 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोनों वीडियोस को आप एनालाइज करो और समझ में आपको आएगा कि सेकंड यूनिट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसमें आपके लिए कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये देख लिया अपन ने, मार्क के बारे में इसमें बात की जा रही है, मार्क आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक, तो ये बता रहा है कि स्टैंडर्ड कौन सा है, तो मार्क इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, तो ये बोल रहा है कि आईएसबीडी और जो आपका सूचीकरण संहिता यानी कि जो कैटलॉगिंग कोड होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके बीच में क्या रिलेशन होता है, सीधा सीधा कि जो कैटलॉगिंग कोड होते हैं वो क्या है, जो बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है, जितने भी बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है उनको कैटलॉग कोड क्या करते हैं, अपने अंदर जो है उनको सम्मिलित करते हैं, यानी कि कैटलॉग कोड जो होता है वो आपका बड़ी कॉन्सेप्ट है, और बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन है वो आपका जो छोटा कॉन्सेप्ट है, जो कैटलॉग कोड है उससे रिलेटेड होता है आपके बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। तो दोनों में ये संबंध है कि जो सूचीकरण संहिता है वो आपका ग्रंथ जो सूची जो विवरण होता है उसको अपने अंदर सम्मिलित करता है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद में अपन 13वें क्वेश्चन पे चले, तो ये क्या पूछ रहा है कि जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन है उनके द्वारा जो कैनन दिए गए हैं, तो जो ये नीचे 4 कैनन दिए गए हैं उनमें से कौन सा है जो एस आर रंगनाथन के द्वारा नहीं दिया गया, या फिर कौन सा है जो कैनन नहीं है। तो इसके अंदर अपन बात करें तो कॉन्टेक्स्ट का कैनन है वो एस आर रंगनाथन के द्वारा दिया गया है, और ये अपन ने देखा था कैटलॉग के बारे में, तब बात करी थी कैनन ऑफ कॉन्टेक्स्ट है वो क्या किस बारे में बात करता है। और जो आपका कैनन ऑफ करेंसी है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो ये कैनन है वो भी एस आर रंगनाथन के द्वारा दिया गया है। कैटलॉगिंग से रिलेटेड ये दोनों कैनन है। उसके बाद में अपन बात करें तो कैनन ऑफ रेटिसेंस है वो आपका जो है क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कैनन है। जब अपन ने वर्बल प्लेन के बारे में बात करी थी उसमें 4 तरह के कैनन होते हैं, तो उनमें से एक कैनन था वो आपका रेटिसेंस था। तो इस तरह से जो तीनों कैनन है वो एस आर रंगनाथन के द्वारा दिए गए हैं, लेकिन ये जो आपका चौथा कैनन है यानी कि कैनन ऑफ आपका जो ये दिया गया व्यापकता, या फिर अपन बात करें कॉम्प्रिहेंसिव का, तो कॉम्प्रिहेंसिवनेस का जो कैनन है वो एस आर रंगनाथन के द्वारा नहीं दिया गया है। तो इसमें यही पूछा गया कौन सा एस आर रंगनाथन के द्वारा नहीं दिया गया, तो उसका सही आंसर है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद में अपन चले 14 वाले क्वेश्चन पे, तो उसमें पूछा गया है कि सब्जेक्ट कैटलॉग, ये बुक दी हुई है एक सब्जेक्ट कैटलॉग जिसका नाम है सब्जेक्ट कैटलॉग हेडिंग एंड स्ट्रक्चर, तो ये बुक किसके द्वारा दी गई है, तो ये बात करनी है अपनों को। तो इसके अंदर आपका सही आंसर हो जाएगा ईजे कोर्स है उनके द्वारा ये दिया गया है जो आपकी ये बुक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि बुक से रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बुक से रिलेटेड जो जितने भी बुक्स हैं इंपॉर्टेंट, तो उनसे रिलेटेड अपन एक क्लास ले लेंगे। तो उसके अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स है तो उनके ऑथर कौन कौन है तो उसके बारे में अपन बात कर लेंगे, जिससे कि आपका जो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए नेक्स्ट एग्जाम में तो ये आपका सही हो जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट कैटलॉग, ये जो बुक है आपकी सब्जेक्ट कैटलॉग हेडिंग एंड स्ट्रक्चर, वो ईजे कोर्स के द्वारा दी गई है। और जो कि ईजे कोर्स है वो आपके इंडेक्सिंग से रिलेटेड है, तो वो अपन ने इंडेक्सिंग वाले में बात करी थी कि इन्होंने कौन सी इंडेक्सिंग दी है।
उसके बाद में अपन चले 15 क्वेश्चन पे, तो ये आपका पूछा जा रहा है कि कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट जो होता है जिसको CCF कहा जाता है, तो इसको पहली बार प्रकाशित कब किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसको पहली बार प्रकाशित किया गया था 1984 के अंदर या 1984 के अंदर प्रकाशित किया गया था। इसको बेसिकली पहले 1984 में प्रकाशित किया गया, उसके बाद में अपन बात करें तो 1988 के अंदर इसका सेकंड एडिशन आया था और थर्ड एडिशन इसका 1992 के अंदर आया था। तो इस तरह से 4 बार इसको प्रकाशित किया गया था। और इसके लिए मतलब कि यूनेस्को के द्वारा PGI ग्रुप के द्वारा इसको मतलब कि एक मीटिंग रखी गई थी। अपन बात करें तो 1978 के अंदर एक मीटिंग रखी गई थी, PGI बोला जाता है इसको। तो इस मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया गया था कि CCF बनाने के बारे में, कि CCF को बनाया जाए। और CCF को पहली बार प्रकाशित कब किया गया, तो उसके बारे में अपन बात करें तो 1984 के अंदर प्रकाशित किया गया। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, तो ये बोल रहा है कि कैटलॉग रिकॉर्ड को खोजने और ब्राउज करने की सुविधा देने वाला जो मॉड्यूल है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है ओपैक। ओपैक के बारे में अपन ने बात करी थी, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है ओपैक की। तो ये ओपैक के बारे में अपन ने जब बात करी थी, जैसे अपन ने अलग अलग स्टैंडर्ड्स देखे थे, तो ओपैक के बारे में बात करी थी। तो ओपैक जो होता है वो क्या करता है कि आपको एक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग होता है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो कि कोई भी जो बुक खोजनी है उसको आप आसानी से ओपैक की हेल्प से खोज सकते हो। तो ये आपका सही आंसर इसका ओपैक हो जाएगा। उसके बाद में अपन 17वें क्वेश्चन पे चलें, तो ये बोल रहा है कि सूचीकरण के जो उपसूत्र है उसको पहली बार निरूपित करने के लिए डॉक्टर SR रंगनाथन ने कौन सी पुस्तक के अंदर इसको निरूपित किया था। तो पहली बुक कौन सी थी जिसके अंदर SR रंगनाथन ने कैनन्स के बारे में बात करी थी। तो इसका सही आंसर है डी। जो आपकी ये बुक है थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग, इसके अंदर ये बुक जो है 1938 के अंदर SR रंगनाथन के द्वारा दी गई थी। और इस बुक के अंदर इन्हें स्टार्टिंग में 6 कैनन बताए थे। तो ये 6 कैनन है सबसे पहले इस बुक के अंदर बताए गए थे। तो इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद में अपन बात करें हेडिंग और कैनन, जो इसके अंदर सेकंड बुक दी हुई है, तो ये आपकी दी गई थी 1955 के अंदर। और इसके अंदर SR रंगनाथन ने 2 कैनन और दिए थे। और उसके बाद में लास्ट में अपन बात करें तो 1969 के अंदर SR रंगनाथन ने एक लास्ट कैनन जिसको बोला जाता है रिकॉल वैल्यू का, तो वो कैनन दिया था। इस तरह से 9 कैनन होते हैं कैटलॉगिंग से रिलेटेड। तो ये इसके अंदर यही पूछा जा रहा है कि जो कैनन्स है सूचीकरण से रिलेटेड वो पहली बार कब प्रकाशित किए गए। तो उसका सही आंसर हो जाएगा थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। उसके बाद में अपन बात करें 18वां क्वेश्चन, तो 18वां क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। तो ये पूछ रहा है कि जो आपका स्टेटमेंट ऑफ इंटरनेशनल कैटलॉगिंग प्रिंसिपल है, जो कि आपका बोला जाता है ICP इसको कहा जाता है 2016, तो एक ये मानक विवरण है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इफ्ला के द्वारा। तो ये जो आपका अपन बात करें ICP जिसको कहा जाता है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो ये इफ्ला के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो इसका सही आंसर इफ्ला हो जाएगा। और ये अपन ने देखा था इसका हेडक्वार्टर के बारे में अभी बात हुई थी, क्वेश्चन आया था। तो ये हैग के अंदर, द हैग के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो इस तरह से हेडक्वार्टर्स है जो इंपॉर्टेंट संस्थान है जो कि लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड होती है, तो उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके बारे में भी अपन देख लेंगे सब चीज़ें। तो ये आप अच्छे से इनके बारे में भी ध्यान रखो, हेडक्वार्टर्स के बारे में भी। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके बाद में अपन चलते हैं 19वें क्वेश्चन पे, जो कि पूछा जा रहा है कि हरमन होलीरेथ है वो किसके जनक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, हरमन होलीरेथ है वो आपके पंच कार्ड के जनक होते हैं। और पंच कार्ड है वो आपका इंडेक्सिंग से रिलेटेड टॉपिक होता है। तो पंच कार्ड के जनक है हरमन होलीरेथ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, तो ये आपका है 20वां क्वेश्चन, जिसके अंदर पूछा जा रहा है कि जो एनालिटिकल एंट्री है वो किसके लिए प्रिपेयर की जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एनालिटिकल एंट्री या विश्लेषणात्मक जो प्रविष्टि है वो किससे रिलेटेड होती है। तो ये पार्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होती है, यानी कि किसी डॉक्यूमेंट के किसी एक पार्ट से रिलेटेड कोई एंट्री बनाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है, एनालिटिकल एंट्री कहा जाता है। तो इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, एक आपकी जनरल एंट्री होती है और एक आपकी स्पेसिफिक एंट्री होती है। तो स्पेसिफिक एंट्री की जो एंट्री होती है उसी को एनालिटिकल एंट्री कहा जाता है, जो कि किसी एक पर्टिकुलर पार्ट से रिलेटेड होती है। उसके बाद में अपन 21वें क्वेश्चन पे चलें, तो इसमें पूछा जा रहा है वेब ऑफ साइंस है वो क्या है। तो वेब ऑफ साइंस के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, आपका ऑनलाइन साइटेशन इंडेक्सिंग है। और इसमें अपन बात करें तो ये ऑनलाइन साइटेशन इंडेक्सिंग तो है, लेकिन साइटेशन इंडेक्सिंग के बारे में अपन बात करें तो ये इसका क्वेश्चन लास्ट पेपर में पूछा गया था कि साइटेशन इंडेक्सिंग है वो किसके द्वारा दी गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि यूजिन गार्डफील्ड है, उनके द्वारा साइटेशन इंडेक्सिंग है वो दी गई है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में अपन चले 22वें क्वेश्चन पे, तो 22वें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे साइंस साइटेशन इंडेक्सिंग है, इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है। तो आप देख सकते हो कि इसी पेपर में 2 साइटेशन इंडेक्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला ये आपने देख लिया, वेब ऑफ साइंस के बारे में बात की जा रही है, और दूसरा है वो साइंस साइटेशन इंडेक्सिंग के बारे में बात की जा रही है कि इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, थॉमसन जो रिट्यूट्स है तो उनके द्वारा इसका प्रकाशन किया गया है। आपसे पूछा जाए कि साइटेशन इंडेक्सिंग किसके द्वारा दी गई है, तो वो तो यूजिन गार्डफील्ड के द्वारा दी गई है। और साइंस साइटेशन इंडेक्सिंग के बारे में अपन बात करें तो ये आपका थॉमसन जो है रिट्यूट्स, इनका नाम आता है इसके अंदर। और अगर इनका नाम नहीं दिया हुआ तो यूजिन गार्डफील्ड का नाम भी आता है, तो वो भी आप
कर सकते हो, वो भी आपका सही रहेगा। तो पहला जो नाम है तो आपको थॉमस रिट्यूर्स का नाम ध्यान रखना है, और दूसरा है वो यूजिन गारफील्ड का नाम इसमें ध्यान रखना है, साइंस साइटेशन इंडेक्सिंग से रिलेटेड। उसके बाद में अपन 21वें नंबर पे मतलब कि 23वां क्वेश्चन देखें तो ये पूछ रहा है कि मार्क 21 जो है उसकी जो विषय है, विषय क्षेत्र है, वो कौन सा मतलब टैग होता है। तो ये टैग से रिलेटेड होता है। मार्क के अंदर अपन बात करते हैं, आपके मार्क के अंदर टैग दिए होते हैं अलग अलग, और उन टैग्स के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। आपके 0 से लेकर 8 तक के टैग होते हैं इसके अंदर। तो इसमें अपन देखें तो आपका जो 6 मतलब कि 600 देखें या फिर 6XX इसको बोला जाता है, यानी कि इसके अंदर 600 से अंदर 601 602 ऐसे कई टैग होते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर अपन बात करें तो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो टैग होता है तो उसको कहा जाता है, आपका 600 का जो टैग होता है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। तो जो मार्क के टैग है वो आपको ध्यान में रखना है, मार्क के टैग से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। मार्क तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक। तो ये जो आपका है बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड होता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और मार्क की फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखनी है, मशीन रीडेबल कैटलॉग इसको कहा जाता है। मार्क की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है और उसके टैग्स पे ध्यान रखना है। तो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो टैग होता है वो 600 नंबर का टैग होता है, या 6XX जो टैग होता है उसको कहा जाता है सब्जेक्ट से रिलेटेड। फिर अपन अगले क्वेश्चन पे चलें तो ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित सूचीकरण कोड है उनका उद्भव का क्रम अपनों को बताना है। तो देख सकते हो आपकी जो ये 2022 वाला पेपर था वो काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल पेपर था। इसके अंदर आपके सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछ के आपको कई बार मतलब कि घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब जैसे आप टैग देख सकते हो इसके अंदर, मतलब जैसे कोड के बारे में अपन बात करें तो कोड के अंदर आपसे क्या पूछा गया है कि इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है उसके अंदर अपनों को व्यवस्थित करना है इसको। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक एक कोड की जब आपको डेट पता होगी किस ईयर के अंदर कौन सा कोड आया था, तो उसी तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। तो उसके अंदर आपको ध्यान में रखना है कि पहले अपन कोड देखें AACR2। तो AACR2 के लिए आपको पता है कि AACR2 कब आया था, तो ये 1978 के अंदर AACR2 आया था आपका। उसके बाद में अपन CCC के बारे में बात करें तो CCC के लिए बोला जाता है कि 1934 के अंदर पहली बार ये प्रकाशित हुआ था। उसके बाद में अपन देखें ए कोड के बारे में, तो ये आपका 1908 के अंदर आया था। और लास्ट आपका है ALA कोड। तो ALA कोड के बारे में है कि 1949 मतलब 49 के अंदर आया था, यानी कि 1949 है इसके अंदर ही आया था। तो इस तरह से आप देख सकते हो सबसे पहले आपका A कोड आया था, तो 3rd नंबर पे A कोड है। उसके बाद में अपन बात करें तो CCC कोड आया, तो इसको 2 नंबर पे है ये। और फिर आपका जो ALA कोड आया था तो 4 नंबर आ गया। और लास्ट में आपका जो है AACR2 आया था, तो इस तरह से 1st नंबर पे AACR2 आ गया। तो इस तरह से जो ये वाला आंसर है वो आपका सही होगा। तो ये आप देख सकते हो 3rd आंसर जो है CA ऑप्शन है उसके अंदर ये दिया हुआ है, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद में अपन बात करें 25वें क्वेश्चन में, तो इसमें पूछा जा रहा है कि नहीं 2 उपसूत्र या फिर सिद्धांत है उनके मध्य अगर विवाद हो जाता है तो फिर उसके अंदर उसके निदान के लिए किसकी हेल्प ली जाती है। तो आपको पता है कि जो 5 लॉज है लाइब्रेरी साइंस के वो SR रंगनाथन के द्वारा दिए गए। और जो 5 लॉज है वो क्यों दिए गए हैं, जब भी आपके किसी भी चीज़ के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए या फिर कन्फ्यूजन की स्थिति हो जाए लाइब्रेरी साइंस में, तो जो 5 लॉज है वो आपकी जो भी कन्फ्यूजन की स्थिति है उसको दूर करने का काम करते हैं। ये जो 5 लॉज है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये SR रंगनाथन के द्वारा दिए गए हैं, और जो कभी भी कॉन्फ्लिक्ट होती है तो 5 लॉज का हेल्प ली जाती है। उसके बाद में अपन अगला क्वेश्चन देखें 26वां क्वेश्चन, तो ये है कि भारत के किस राष्ट्रीय एजेंसी के द्वारा आपका जो ISSN है वो दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो ISSN है वो दिया जाता है निस्केयर के द्वारा, और निस्केयर है उसका नाम बाद में चेंज कर दिया गया था। तो निस्केयर का बाद में नाम चेंज करके क्या रखा गया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसको बोला जाता है CSIR, और उसके बाद में अपन बात करें NISCPR। तो ये आपका जो है अब नाम जाना जाता है, मतलब कि निस्केयर को बाद में मर्ज कर दिया गया था एक और संस्थान के द्वारा निस्डॉक के साथ में, तो ये दोनों मिलके और अब इस नाम से जानी जाती है। तो आपसे अगर ऑप्शन में पूछा जाए ISSN किसके द्वारा दिया गया था, तो अगर निस्केयर ऑप्शन में हो तो निस्केयर हो जाएगा, और अगर निस्केयर ऑप्शन नहीं है तो ये वाली जो संस्थान है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो ये इसके द्वारा ISSN दिया गया था। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, तो ये पूछ रहा है कि AACR2 है उसकी जो तृतीय या काल्पनिक इंडेक्स होती है, तो ये जो आपकी 3rd इंडेंट होती है वो किसके अंदर होती है। तो 3rd इंडेंशन के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये AACR2 के अंदर आती है, CC के अंदर ये नहीं होती है। तो CC के अंदर ये वाली इंडेंशन नहीं होती है, ओनली ये AACR2 के अंदर ही होती है। तो ये पूछा जा रहा है कि ये कौन सी लाइन है वहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो ये 14 स्पेस होता है उसके बाद में स्टार्ट होता है जो आपका 3rd इंडेंट है वो। जैसे अपन बात करें 1st इंडेंशन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो वो 8 जो लाइन है 8 स्पेस है वो छोड़ के स्टार्ट होती है। और 2nd इंडेंशन के बारे में अपन बात करें तो ये आपकी 12 स्पेस है वो छोड़ के स्टार्ट होती है। और जो 3rd इंडेंशन है जो कि AACR2 में होती है ओनली, वो 14 स्पेस है वहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है।
उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका बोल रहा है कि प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग होती है, वो उसके बारे में बताना है कि प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग होती है वो क्या होती है। तो आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल है। जैसे प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग के अंदर अपन इंडेक्स के नाम ध्यान रख लें ओनली, तो वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। आपको ये भी पता होना चाहिए प्री कोऑर्डिनेट और पोस्ट कोऑर्डिनेट होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग में ये होता है कि जो पहले से ही क्या है, कोई इंडेक्सर है वो पहले से ही जो इंडेक्सिंग है उसको बना देता है, उसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है या फिर इंडेक्स है उसको पहले से ही जोड़ देता है उनको। और पोस्ट कोऑर्डिनेट का ये होता है कि वो जो यूज़र होता है वो अपनी हेल्प से अलग अलग शब्द होते हैं उनको जोड़ के और वो इंडेक्स बनाता है। तो इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा कि जो इसके अंदर है ये एक इंडेक्सिंग है, जो इंडेक्स जो निर्मित करता है तो उसी समय जो विचार है उनको समन्वय किया जाता है। तो उनका जो है अपन बात करें कोऑर्डिनेशन है, उनको कोऑर्डिनेट करने का काम पहले ही कर लिया जाता है प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग के अंदर। और पोस्ट कोऑर्डिनेट के अंदर जब यूज़र होता है वो अपनी अनुसार जो है शब्दों को बनाता है अपने हिसाब से। तो ये ध्यान में रखना है आपको, दोनों में डिफरेंस होता है। फिर अपन बात करें निस्डोक के बारे में कि निस्डोक को अब किस नाम से जाना जाता है, तो ये मैंने आपको बताया कि ये जो है निस्डोक को क्या जाना जाता है, ISIR तो इसको बोला ही जाता है। और उसके बाद में अपन बात करें NISCPR, तो ये NISCPR है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है, तो ये इसको इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें आगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 13 क्वेश्चन पूछा गया था कि Z39.50 है वो प्रोटोकॉल है, मतलब कि वो स्टैंडर्ड है, वो किसके लिए है, तो ये आपका कम्युनिकेशन फॉर्मेट है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो आप कम्युनिकेशन फॉर्मेट क्या होता है कि जैसे अपन कैटलॉग के अंदर कोई चीज़ सर्च करते हैं तो ये अलग अलग जो वेब सर्च होते हैं उनको उनके अंदर जो सर्च है उसको रन करके और फिर एक जगह पे जो है ये जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो देने की कोशिश करता है। तो ये कम्युनिकेशन फॉर्मेट माना जाता है आपका, तो ये ध्यान रखना है आपको। Z39.50 है वो आपका एक कम्युनिकेशन फॉर्मेट है। फिर अपन बात करें 31 क्वेश्चन की, तो ये पूछा जाता है ट्रंक्शन के बारे में बताना है कि ट्रंक्शन जो होता है वो क्या होता है। तो ट्रंक्शन के बारे में आपको ध्यान में रखना है, ये ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल से रिलेटेड होता है, तो ये आपको शब्द के बारे में ध्यान में रखना है। फिर अपन चले 32 के बारे में, तो ये 32 में पूछा जा रहा है कि मार्क जो है वो किसके द्वारा आरंभ किया गया था। तो मार्क की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, मशीन रीडेबल कैटलॉग इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसको किसके द्वारा आरंभ किया गया था, तो ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है, इसके द्वारा इसको आरंभ किया गया था। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। मार्क के अंदर कई आता है कि मार्क 1, मार्क 2, यूनिमार्क और फिर मार्क 21 है, ये अलग अलग तरह के मार्क हैं, तो इनके किसके द्वारा कौन सा दिया गया था तो वो आपको ध्यान में रखना है। वो अपन ने अच्छे से बात करी थी क्लासेस के अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा दिया गया है। फिर अपन 33 क्वेश्चन के बारे में देखें, तो इसके अंदर पूछा गया है कि शिक्षा मंत्रालय दिल्ली सरकार को जब अपन CCC के अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो उसको किस तरह से लिखा जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, दिल्ली, इसको लिखा जाएगा दिल्ली एजुकेशन और फिर ब्रैकेट में मिनिस्ट्री ऑफ। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है कि जिस तरह से अपन हेडिंग बनाते हैं सब्जेक्ट, तो उसके अंदर पूछा जा रहा है कि जो अपन बात करें कि टाइटल को जब बनाया जाएगा तो किस तरह से बनाया जाएगा। तो ये इस तरह से, अगर शिक्षा मंत्रालय दिल्ली सरकार है तो इसको क्लासिफाइड कैटलॉग के अनुसार इस तरह से व्यवस्थित किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जो अपन बात करें क्लासिफाइड कैटलॉग के अनुसार जो आपके छद्म नाम जो और वास्तविक नाम की जो अपन एंट्री बनाते हैं तो वो किसके अंतर्गत बनती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो इसके अंदर 4 तरह की एंट्रीज बनती है, जैसे क्रॉस रेफरेंस एंट्री हो गई, उसके अलावा क्लास इंडेक्स एंट्री हो गई, बुक इंडेक्स एंट्री हो गई और क्रॉस इंडेक्स एंट्री हो गई। तो इस तरह से 4 अलग अलग एंट्रीज होती है। और उसके अंदर अपन बात करें तो क्रॉस इंडेक्स एंट्री जो होती है उसके अंदर भी आपकी 5 तरह की एंट्री होती है। तो उनमें से एक एंट्री होती है उसको कहा जाता है आपका सूडो नेम रियल नेम एंट्री। तो ये जो एंट्री है वो आपकी क्लास इंडेक्स एंट्री के अंतर्गत बनाई जाती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अपन बात करें 35वें क्वेश्चन की, तो इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित को आपके प्रकाशक जो वर्ष है उसके अनुसार व्यवस्थित करना है। तो ये पहले जो क्वेश्चन था उसी तरह का एक क्वेश्चन फिर पूछा जा रहा है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है, शेयर्स लिस्ट है वो कब आया, तो 1923 के अंदर शेयर्स लिस्ट आई थी, सब्जेक्ट हेडिंग। फिर अपन बात करें तो सेकंड आपसे पूछा जा रहा है पेनेजी कोड के बारे में। तो पेनेजी कोड के बारे में आपको ध्यान रखना है कि 1841 के अंदर पेनेजी कोड आया था। और फिर AACR2 के बारे में अपन देखें तो 1967 के अंदर ये आया था AACR2। और जो CC कोड के बारे में मैंने आपको बताया 1934 के अंदर आया था। तो इस तरह से जो है, अगर आपको इनकी वर्ष ध्यान हो गए कोड्स के बारे में तो आसानी से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। तो आपको पता है कि पेनेजी कोड सबसे पहले आया था, तो जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो किसके अंदर सबसे पहले है, तो ये आप आसानी से इसको देख सकते हो कि सेकंड आ गया, फिर उसके बाद में फर्स्ट आ गया 1923 के अंदर। फिर फोर्थ है जो CC है तो 1934 के अंदर ये आ गया और 1967 के अंदर ये आपका लास्ट में AACR1 आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। फिर इस क्वेश्चन के अंदर पूछा 36वें के अंदर कि सिमोड जो लुवेस्की है
और मैरी पिगोट है, तो वो दोनों किससे रिलेटेड है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कैटलॉगिंग से रिलेटेड है। और सिमोन लेविस्की के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि AACR1 है, उससे रिलेटेड है। उसके जो एडिटर माने जाते हैं, स्टार्टिंग में इन्होंने ही काम स्टार्ट करा था, फिर बाद में जो है इन्होंने रिजाइन कर दिया था उस तरह से, तो बाद में इसका एडिटर है वो किसी और को माना जाता है। लेकिन जो सिमोन लेविस्की है वो किससे रिलेटेड है, तो वो कैटलॉगिंग से रिलेटेड है और AACR1 से रिलेटेड है। तो उस तरह से आप देख सकते हो कि जो आपके टोटल 36 क्वेश्चन इस पेपर के अंदर पूछे गए थे, और जो कि आपके अपन देखें 36 क्वेश्चन जो है वो सेकंड यूनिट से पूछे गए थे। तो सेकंड यूनिट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड और थर्ड यूनिट जो मानी जाती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और फर्स्ट और अपन देखें फोर्थ यूनिट वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेकंड और थर्ड यूनिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसके अंदर देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चंस के अंदर आप अच्छे से देख सकते हो। मार्क हो गया आपका, CCC हो गया, AACR2 हो गया, कोर्स हो गए, तो ये टॉपिक्स आपके लिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और बाकी आप ऐप डाउनलोड करना चाहो तो ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें आप फ्री क्लासेस को भी एक्सेस कर सकते हो। और उसके साथ में जैसे अपन ने अभी आपको ये वाला टेस्ट हो गया, यानी कि जो यूनिट 2 से रिलेटेड जितनी भी अपन ने अभी क्वेश्चंस देखे हैं, तो ये आपको ऐप के अंदर फ्री भी मिल जाएगा। आप उसमें फ्री एक सेक्शन है जिसके अंदर लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड फ्री जो कंटेंट दिया हुआ है, तो उसके अंदर आप देख सकते हो कि 2025 वाला पेपर है वो पूरा का पूरा डाला गया है MCQ फॉर्मेट में, जिसमें आप पेपर देके भी देख सकते हो। उसमें यूनिट वाइज अलग अलग क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, तो वो आप चाहो तो ऐप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे आपको फ्री सेक्शन के अंदर वो मिल जाएगा। और जो ये अभी अपन ने क्लास ली है, तो इसकी जो PDF भी वहाँ मिल जाएगी, और उसी के साथ में अपन बात करें तो उससे रिलेटेड आप जो टेस्ट भी दे सकते हो इससे रिलेटेड, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए आप ऐप डाउनलोड कर लो, और ऐप के लिए आप मतलब कि प्ले स्टोर पे सर्च करोगे एस्पिरेंट्स एकेडमी, तो वहाँ पे आपको ऐप दिख जाएगा, इस तरह का लोगो है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। और इस QR कोड को सर्च करोगे तो भी आप ऐप को एक्सेस कर सकते हो। बाकी आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वो मोहित शर्मा ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो उसके अपन बात करें पिन कमेंट में भी उसकी लिंक मिल जाएगी। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, और चाहो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर।